जरा सोचिए, एक इतना विशाल साम्राज्य जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था, और फिर उसे पूरी तरह से भुला दिया गया। जी हाँ, ये कहानी है भारत के एक ऐसे ही खोए हुए साम्राज्य की, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने में सदियां लग गईं। तो इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है एक अजीब से नाम से, पियदस्सी। सदियों तक पूरे भारत में जो भी पुराने खंभे और चट्टानें मिली, उन पर एक राजा का जिक्र था, और वो राजा था पियदस्सी। लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि आखिर ये पियदस्सी है कौन। देखिए, पियदस्सी का मतलब होता है वो जिसका चेहरा मन को भाए, या फिर जो देवताओं का भी प्यारा हो। अब सोचिए, नाम से तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही भला, बहुत ही नेक शासक रहा होगा। और बस इसी बात ने हिस्टोरियोग्राफर्स को और भी ज्यादा उलझा दिया। कौन था भाई ये राजा जो इतना लोकप्रिय था? फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर थे, जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने इस पहेली को सुलझाने की ठान ली। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस जमाने की जो पुरानी ब्राह्मी लिपि थी, उसे डिकोड कर दिया, और बस इसी के साथ एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला था। प्रिंसिप ने एक कमाल की चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि पत्थरों पर जो पियदस्सी राजा की बातें लिखी हैं, वो तो पुरानी बौद्ध किताबों में बताए गए एक महान राजा अशोक से मिलती जुलती हैं। और तब जाकर ये गुत्थी सुलझी। पियदस्सी कोई और नहीं बल्कि महान मौर्य सम्राट अशोक ही थे। भारत का वो खोया हुआ साम्राज्य आखिरकार मिल गया था। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पियदस्सी ही अशोक थे। लेकिन सवाल ये है कि अशोक कौन थे और वो इतने महान बने कैसे? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, उस दुनिया में जहां से अशोक आए। ये वो दौर था जब लगभग 1500 साल की एक तरह की चुप्पी के बाद भारत में जबरदस्त बदलाव आ रहे थे, पॉलिटिकली भी और सोशली भी। खास तौर पर छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बड़े बड़े शहर बस रहे थे, लोहे का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था, और सबसे बड़ी बात, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए क्रांतिकारी विचार सामने आ रहे थे। मतलब हर तरफ एक महान बदलाव की लहर थी। और उस जमाने में हमारा भारतीय उपमहाद्वीप कोई एक देश नहीं था। ये 16 ताकतवर राज्यों और कह सकते हैं कि छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था। इन सबको मिलाकर कहा जाता था महाजनपद। लेकिन इन 16 महाजनपदों में से एक, मगध, वो सबसे ताकतवर बनकर उभरा। अब ऐसा क्यों? भाई, उसके पास कुछ जबरदस्त एडवांटेज थे। पहला तो ये कि गंगा की उपजाऊ जमीन थी, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं। दूसरा, पास में ही लोहे की खदानें थी जिससे मजबूत हथियार और औजार बनते थे। तीसरा, वहां के जंगलों में मिलते थे हाथी, जो उस जमाने की सेना के लिए समझिए कि टैंक की तरह थे। और चौथा, गंगा और उसकी सहायक नदियां, जो ट्रांसपोर्ट के लिए सुपर हाईवे का काम करती थीं। बस इन सारी चीजों ने मिलकर मगध को एक सुपर पावर बना दिया। और मगध के इसी पावरफुल बनने की वजह से भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी गई। हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। वो पहला साम्राज्य जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाने का काम किया। तो इस साम्राज्य की नींव किसने रखी? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और अकेले नहीं, उनके साथ थे उनके जीनियस सलाहकार चाणक्य। इन दोनों ने मिलकर उस समय के नंद वंश को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था, बिल्कुल नहीं। मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था कि आज के अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। एक तरह से कहें तो ये एक अखंड भारत की पहली तस्वीर थी। चलिए, अब वापस आते हैं हमारे उस राजा पर जिसे हमने कहानी की शुरुआत में फिर से खोजा था, अशोक, चंद्रगुप्त के पोते। अशोक ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी, लेकिन तलवार से नहीं, बल्कि अपने विचारों से। अशोक के राज का जो सेंट्रल आइडिया था, वो था धम्म। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि धम्म कोई नया धर्म नहीं था। नहीं, ये एक तरह का मॉरल कोड था, नैतिक सिद्धांत थे कि एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। ये सबके लिए था, किसी एक धर्म के लिए नहीं। और ये धम्म के सिद्धांत थे क्या? बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरे। जैसे, बड़ों का आदर करो, हमेशा सच बोलो, हिंसा मत करो यानी अहिंसा, अपने नौकरों और दासों पर भी दया करो, और हाँ, सभी धर्मों की इज्जत करो। मतलब एक ऐसे समाज की कल्पना जहां सब लोग प्यार और सम्मान से रहें। लेकिन अशोक की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने अपने इस मैसेज को फैलाया कैसे।
वो शायद इतिहास के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी बातें सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए पूरे साम्राज्य में जगह जगह पत्थर के खंभों और चट्टानों पर लिखवा दी। सोचिए, ये उस जमाने का मास कम्युनिकेशन था। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था और इसकी विरासत क्या है, मतलब इसने हमारे लिए क्या छोड़ा। चलिए जरा इसके मैनेजमेंट को समझते हैं। देखिए, इनका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा जबरदस्त था। एक तो मेन कैपिटल थी पाटलिपुत्र, और फिर इतने बड़े इलाके पर कंट्रोल रखने के लिए 4 बड़े प्रोविंशियल सेंटर बनाए गए थे: तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। मतलब पूरा सिस्टम सेट था। और इनकी आर्मी, वो तो और भी कमाल की थी। उस समय एक ग्रीक एम्बेसडर थे, मेगस्थनीज। उन्होंने इसके बारे में लिखा है, एक मेन कमेटी होती थी जिसके नीचे 6 सब कमेटीज काम करती थी। एक नेवी के लिए, एक ट्रांसपोर्ट और सप्लाई के लिए, फिर पैदल सेना, घुड़सवार, रथ और हाथियों के लिए भी अलग अलग कमेटी। मतलब हर चीज कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात भी है। इतनी ताकत, इतना बढ़िया सिस्टम, इन सब के बावजूद मौर्य साम्राज्य सिर्फ 150 साल यानी 150 साल ही चल सका। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो पत्थर पर लिखे संदेश हमें मिले हैं, ये बेशक बहुत कीमती हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताते। कई जगह तो अक्षर ही मिट गए हैं, कुछ शब्दों का सही सही मतलब आज भी पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सब तो राजा के नज़रिए से लिखा गया है। उस जमाने में एक आम इंसान की जिंदगी कैसी थी, उसकी खुशी, उसके दुख, ये सब इन पत्थरों पर नहीं लिखा है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। मौर्य साम्राज्य वो तो खत्म हो गया, ढह गया, लेकिन अशोक का जो विचार था, अहिंसा का, नैतिक शासन का, वो आज भी हजारों साल बाद भी जिंदा है। उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या एक विचार, एक आइडिया किसी साम्राज्य से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है?